नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से है। बीडीएल की बात करें तो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किए गए अब तक के सभी मिसाइल्स को लगभग भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया जाता है, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल हो जाए या फिर एयर टू ग्राउंड मिसाइल हो जाए। और यहां तक कि जितने भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप किया गया, चाहे उनको डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया हो या फिर किसी फॉरेन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ उनको एक्वायर किया गया हो, उन सभी को ही भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। अभी बीडीएल की तरफ से पिछले कुछ दिनों के अंदर अच्छे खासे ऑर्डर को हासिल किया गया था और बीडीएल के चेयरमैन की तरफ से हाल ही में मीडिया से बात करते हुए बताया गया कि उनके पास अभी लगभग 11,800 करोड़ का ऑर्डर पड़ा हुआ है। और अभी बीडीएल को उम्मीद है कि आगे चल के आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और अस्त्र मिसाइल की उनको आगे चल के काफी ऑर्डर मिलने वाला है। अब इसके अंदर सिर्फ डोमेस्टिक ऑर्डर ही नहीं बल्कि भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से एक्सपोर्ट ऑर्डर को भी हासिल करने की उम्मीद किया जा रहा है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को पहले भी बीडीएल की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है और अभी वो इसकी एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको अभी मल्टीपल देशों को एक्सपोर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। साथ ही पिछले साल ही ऑफिशियली बीडीएल की तरफ से अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग को शुरू किया गया था और अभी इंडियन एयरफोर्स को लगभग 250 अस्त्र मिसाइल को भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से डिलीवर किया जाने वाला है। लेकिन बीडीएल के मुताबिक आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और भी ज्यादा अस्त्र मिसाइल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है और साथ ही फ्यूचर में इसको एक्सपोर्ट करने का भी प्लान किया गया है। क्योंकि अभी अगर हम तेजस को किसी देश को एक्सपोर्ट करते हैं, कोई देश हमसे तेजस को खरीदता है, तो उसके साथ अस्त्र मिसाइल को भी उन देशों को खरीदना पड़ेगा, जिसे एचएएल को ऑर्डर मिलने के साथ साथ भारत डायनामिक लिमिटेड को भी अस्त्र मिसाइल के लिए ऑर्डर मिलने वाला है और शायद इसका पहला एक्सपोर्ट कस्टमर अभी मलेशिया होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट C-295 एयरक्राफ्ट्स को लेके है। अगर आप सभी को याद होगा तो पिछले साल यह अपडेट सामने आया था कि टाटा और एयरबस की तरफ से अभी जॉइंटली C-295 एयरक्राफ्ट को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया गया था और ये भारत का पहला प्राइवेट एरोस्पेस इकोसिस्टम भी होने वाला था, जिसे अभी गुजरात की धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में एस्टेब्लिश करने का फैसला किया गया है। धोलेरा को अभी दिल्ली और मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर ही डेवलप किया जा रहा है, जो कि अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और यहाँ पर आगे चल के टाटा एयरबस की कंसोर्टियम की तरफ से C-295 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने का काम रखा गया है। अब इसके लिए पिछले साल सितंबर में कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसको डिफेंस मिनिस्ट्री, एयरबस और टाटा के बीच साइन किया गया था और इसकी कीमत लगभग $2.8 बिलियन था और इसके अंदर 56 C-295 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था। अभी अपने आप में एक फुली मेक इन इंडिया एरोस्पेस इकोसिस्टम होने वाली है, जहां पर एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेके असेंबली और टेस्टिंग वर्क भी कंप्लीट किया जाएगा। एयरक्राफ्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद इनकी टेस्टिंग करने के लिए धोलेरा एयरपोर्ट को भी डेवलप किया जाएगा, जिसमें 2 मेन एयर स्ट्रिप रहेंगे और इसमें से एक एयर स्ट्रिप की लेंथ लगभग 4 किलोमीटर और दूसरी रनवे की लेंथ लगभग 2.9 किलोमीटर तक होने वाली है। इसके लिए अभी लगभग 1426 एकड़ की जमीन को रिजर्व करके रखा गया है। अब डील के मुताबिक 56 में से पहले 16 एयरक्राफ्ट को तो सीधे फ्लाईवे कंडीशन में एयरबस की तरफ से भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा और इसके बाद बाकी बचे 40 एयरक्राफ्ट को भारत में यानी कि गुजरात में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये एयरक्राफ्ट अभी हमारे पुराने एवरो एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिप्लेस करने वाले हैं और ये एक टैक्टिकल एयरलिफ्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है, जिसमें 5 से 10 टन के आसपास की लोड को कैरी किया जा सकता है। साथ ही इसमें 71 नॉर्मल और 50 के आसपास पैराट्रूपर को भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट को मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे चल के इसी को बेस करके एवेक्स को डेवलप किया जा सकता है फिर और मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स को भी डेवलप या फिर मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और इसी एयरक्राफ्ट को मल्टीपल एयरक्राफ्ट के तौर पर मॉडिफाई किया जा सकता है, जिस वजह से अभी आगे चल के इसकी और भी ज्यादा ऑर्डर मिलने की उम्मीद किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर अभी भारत में बनने वाले एयरक्राफ्ट को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने की बात भी की जा रही है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स को लेके है। अब रिसेंटली आपने देखा होगा
आर्मी डे के अवसर पर इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी नई यूनिफॉर्म को सबके सामने पेश किया गया था। अब पहले क्या होता था कि हमारे सोल्जर्स के लिए जो भी कपड़े बनाए जाते थे उनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया जाता था, लेकिन अभी जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 7 अलग अलग कॉर्पोरेट यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है और अभी इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म या क्लॉथिंग से रिलेटेड इशू को ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड के द्वारा हैंडल किया जाने वाला है। अभी बताया गया कि ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड की तरफ से आईआईटी दिल्ली के साथ एक एमओयू को साइन किया गया है, जिसमें ये साथ मिलकर इंडियन आर्मी और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए स्मार्ट प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स को मैन्युफैक्चर करने वाला है। अब इसके अंदर जो प्राइमरी गोल रखा गया, इसमें हमारे मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए हाई ऑल्टीट्यूड कपड़ों को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जो कि लाइटवेट होने के साथ साथ कंफर्ट देने वाले और साथ ही वार्म भी रखने वाले हैं। अब इसके लिए स्पेशल फैब्रिक को भी डेवलप किया जाएगा जो कि बैलिस्टिक प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने वाले हैं, और साथ ही अभी सेंसर बेस्ड गारमेंट्स को भी डेवलप करने की प्लानिंग की जा रही है, जिसको पहनने के बाद हमारे सोल्जर्स की वाइटल या हेल्थ कंडीशन को भी मॉनिटर किया जा सकेगा। अब अभी ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड की बात करें तो इसके अंदर 4 यूनिट है, यानी कि 4 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अभी इसके अंदर मौजूद है, जिसमें ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री कानपुर, ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग फैक्ट्री शाहजहानपुर, ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग फैक्ट्री अवाड़ी और ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री हजरतपुर मौजूद है। और अभी ये शायद दो की यूनिट में कपड़े और गारमेंट्स को डेवलप करने की कोशिश करने वाले हैं। अगला अपडेट सैंक्शंस को लेके। अब जब भी हम किसी सैंक्शन के बारे में बात करते हैं तो मैक्सिमम लोगों के मन में यही ख्याल आता होगा कि इसे जरूर यूएस की तरफ से किसी देश के ऊपर लगाया गया होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा ही होता आ रहा है। और इसका एक मेजर कारण यूएस डॉलर है, जिसे ग्लोबली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसी वजह से यूएस बिना डरे किसी के ऊपर भी सैंक्शन को लगा सकता है। लेकिन अभी चाइना की तरफ से उल्टा यूएस के ऊपर सैंक्शन को लगाया जा रहा है। अब ये सैंक्शन कई तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि यूएस और चाइना भले ही एक दूसरे के राइवल है, लेकिन दोनों देशों के बीच काफी सारा ट्रेड होता रहता है। और अभी यूएस की तरफ से ताइवान को लगभग $100 मिलियन का एक पैकेज को एलोकेट किया गया था, जिसमें ताइवान अपनी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के मेंटेनेंस वर्क को करने वाला था। और इसी बात को लेके चाइना की तरफ से यूएस के ऊपर सैंक्शन को लगाया जा रहा है, क्योंकि चाइना के मुताबिक ताइवान चाइना का एक पार्ट है और यूएस ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, जो कि चाइना के हिसाब से एंटी चाइना एक्ट है। अब इसके अलावा चाइना की तरफ से यूएस को एक वार्निंग भी दिया गया कि जितना जल्दी हो सके यूएस इस डील को कैंसिल कर दे और फर्दर कभी भी ताइवान को कोई भी वेपन को सप्लाई नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा किया गया तो चाइना लॉकहीड मार्टिन के साथ साथ रेथॉन के ऊपर भी सैंक्शन को लगाने वाला है। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 75I को लेके। अब देखा जाए तो शायद प्रोजेक्ट 75I अभी आगे चल के कैंसिल होने वाला है, क्योंकि पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें यह बताया गया था कि अभी इस टेंडर में से लगभग सभी मेजर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पीछे हट चुके हैं। अब सबसे पहले तो जब नेवी की तरफ से एक ऑपरेशन एआईपी सिस्टम को ही सिलेक्ट करने का फैसला किया गया, तो इसमें से बस 2 ही ऐसे कंटेंडर बचे हुए थे जिनके पास ये सिस्टम मौजूद थे। उनमें से एक तो जर्मनी था और दूसरा साउथ कोरिया था। लेकिन बाद में जर्मनी इस टेंडर से पीछे हट गया था, क्योंकि उसे नेवी की तरफ से या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रखे जा रहे कंडीशन पसंद नहीं आते। अभी हमारे पास एक सिंगल वेंडर सिचुएशन हो गया था, जो कि साउथ कोरिया था। अब तब ये संदेह किया जा रहा था कि मे बी नेवी की तरफ से इस हालात को देखते हुए अपनी टेंडर की रूल्स और रेगुलेशन में कुछ चेंजेस किया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस पर कोई भी अपडेट नहीं आया था। लेकिन अभी रशिया की तरफ से भी इस टेंडर से पीछे जाने का फैसला किया जा चुका है। अब इनिशियली इस टेंडर के लिए बिड को सबमिट करने के लिए जो टाइमलाइन दिया गया था वो जून 2021 तक दिया गया था, फिर इसको नवंबर 2021 तक एक्सटेंड किया गया था और उसके बाद इसको जून 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। लेकिन अभी इसमें से जर्मनी, रशिया और साउथ जैसे कंटेंडर बाहर जाने की वजह से बस फ्रांस और साउथ कोरिया और स्पेन इस टेंडर में बचे हुए हैं, जिनमें से करंट कंडीशन में सिर्फ साउथ कोरिया इस टेंडर को क्वालिफाई कर सकता है। पर अभी मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से भी ये बताया गया कि वो अभी अपने तरफ से इस टेंडर को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी इस टेंडर में मजगांव डॉक लिमिटेड और एलएनटी को इंडियन फर्म्स के तौर पर सिलेक्ट किया गया था, जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के साथ मिलकर इन सबमरीन्स को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने वाले थे। और मजगांव डॉक लिमिटेड के मुताबिक जून 2022 के बाद नेवी की तरफ से बचे हुए पार्टिसिपेंट्स की सबमरीन्स को ऑर्बिट्स को इवेल्युएट करना शुरू किया जा सकता है। इसमें अभी 2 महीने का डिले होने की उम्मीद किया जा रहा है और इसको करने में लगभग 1 से 2 साल का टाइम लग जाएगा, यानी कि लगभग 2024 के आसपास इस टेंडर को फाइनल करने की कोशिश की जा सकती। वैसे देखा जाए तो अभी इस टेंडर के आगे बढ़ने के चांसेस काफी कम लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक अभी इसमें थोड़ा बहुत उम्मीद बचा हुआ है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।